देखिए मेरा प्यारा बेटा, हमारे सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को प्रॉपर क्लियर भी होगा। क्या चीजें हैं देखिए, हम लोगों को आज एक्चुअली ये क्लियर करना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर होते कहाँ हैं। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन आज की क्लासेस में या इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें आप लोगों ने कई सारे शब्द सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता रहता है, ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मन में एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि यार एटम के अंदर किस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हम उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहां होती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, और वो क्या है, वो ये है कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे रहेगा। आप पहले एक चीज अपने दिमाग में उठाइए। सबसे पहले एक सेल होता है, एक कोई चीज होता है जिसे हम कहते हैं सेल। सेल के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सब सेल, और सबसेल के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। और एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सेल, सेल के अंदर कौन आ जाता है, सबसेल, और सबसेल के अंदर कौन आ जाता है, ऑर्बिटल, और उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन। चलिए एक सीधी सी बात, ये तीनों जो, चाहे सेल की मैं बात करूं, चाहे मैं सबसेल की बात करूं, चाहे मैं ऑर्बिटल की बात करूं, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो रीजन होते हैं। अच्छा, रीजन का क्या मतलब हुआ, ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जैसे माना हम ये कहें कि आप इलेक्ट्रॉन हो, आप हम सब लोग मिलके इलेक्ट्रॉन हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या आप इंडिया में रहते हो, तो आपका आंसर मुझे लगता है यही होगा कि हाँ सर, हम लोग इंडिया में रहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब इंडिया के अंदर का एक रीजन है, इंडिया के अंदर का एक रीजन है जिसे हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश। हम कहेंगे कि भाई आप यूपी में रहते हो क्या, आपका आंसर होगा कि हाँ भाई हम यूपी में रहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए यूपी के अंदर अगर हम बात करें, उसके अंदर भी एक रीजन है जिसे हम क्या कहेंगे, लखनऊ। हम ये कहेंगे कि क्या आप लखनऊ में रहते हो, आप कहोगे कि हाँ भाई बिल्कुल हम लोग लखनऊ में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो कुछ यहां पर भी है, यहां पर भी कुछ अलग नहीं है। इंडिया के अंदर एक रीजन हुआ, इंडिया खुद एक रीजन है, लेकिन उसके अंदर एक रीजन है यूपी, और यूपी एक रीजन है, उसके अंदर एक रीजन है लखनऊ, और हम उस लखनऊ के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। सबसे पहले कोई जो एक एटम होता है, उस एटम के अंदर सेल होता है। सेल एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है। सेल के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं सबसेल, और सबसेल के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन मेनली उस ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हम लोग यहां पर कभी कभी ऑर्बिटल की एक डिफिनेशन ऐसे पढ़ा करेंगे, आपके सामने एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ऑर्बिटल होता क्या है। तो हम कहते हैं कि ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज दोज रीजन, ये एक ऐसा रीजन होता है, ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज दोज रीजन इन विच, जिसमें इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी जो हो वो मैक्सिमम हो, उस रीजन को ही हम एक नाम दे देते हैं ऑर्बिटल। इसको आप ऐसे समझो, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें सर्च करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूं, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा। मैं आपको इंडिया में सीधे सर्च करूं तो जल्दी मिल जाओगे, यूपी में सर्च करूं तो जल्दी मिल जाओगे, या लखनऊ में सर्च करूं तब जल्दी मिल जाओगे। कहां पर आपके होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा है, कहां पे आपके होने की संभावना, कहां पे आपके सर्च करने की संभावना, कहां पे आपके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। मुझे कोई आंसर देंगे सात्विक, कहां पे, लखनऊ में, यूपी में, या इंडिया में, कहां पे होगा। फिर से बोलिए बेटा। बिल्कुल सही, हाँ सही बच्चा, लखनऊ में आप सबसे पहले मिल जाओगे क्योंकि आप लखनऊ में हो। अब पता चला आप लखनऊ, यूपी के अंदर लखनऊ में हो, और आपको मैं ढूंढ रहा हूं राजस्थान में, कहां मिल जाओगे। तो सबसे ज्यादा आपके होने की प्रोबेबिलिटी, हो सकता है कभी कभी आप मूवमेंट करके दूसरी जगह भी चले जाते होंगे, कभी कभी राजस्थान घूम आए, कहीं कहीं इधर घूम आए, लेकिन एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उस रीजन को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। अब ये कई तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, सेल भी कई तरीके के होते हैं, सब सेल भी कई तरीके के होते हैं, हम इन्हीं सब के बारे में आज सीखेंगे। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को जरूर क्लियर हो गया होगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है
कि सेल के पहले एटम हुआ, एटम के अंदर सेल एक रीजन हो गया, सेल के अंदर एक रीजन हो गया जिसे कहते हैं सबसेल, और सबसेल के अंदर रीजन होता है जिसे कहते हैं ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर पाया जाता है। चलिए अब इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। अब यहां पे प्यारा बेटा मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो चलिए सबसे पहले सेल को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सेल क्या है। आप यहां पर थोड़ा सा डायग्राम देखिए, आप यहां पर डायग्राम देख रहे होंगे, ये एक एटम जैसा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक एटम जैसा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। इस एटम के अंदर कई सारे रीजन हैं जिन्हें हम सेल कह सकते हैं। जैसे के सेल कह दिया, हमने कह दिया माना ये के सेल है, हमने कह दिया माना ये एल सेल है, हमने कह दिया ये एम सेल है, हमने कह दिया ये एन सेल है। तो आप लोग क्लास 10 में ऐसे ही तो पढ़ते थे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। इस तरीके से किसी भी एटम के अंदर सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता है। अगर आप यहां पर देखो कुछ ऐसा है, आप यहां पर देख रहे होगे कि जो बिल्कुल बीचों बीच में आपका दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, रेड कलर का। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेरिकल रीजन है जो पहला सेल हो गया, फिर एक दूसरा ब्लू कलर का स्पेयर है, उसे हम कहेंगे सेकंड सेल, फिर आपके सामने ग्रीन कलर का है वो थर्ड सेल, फिर येलो कलर का एक स्पेयर है उसे क्या कहेंगे, फोर्थ सेल। इस तरीके से सेल का कंस्ट्रक्शन आप एटम के अंदर देख सकते हो। और ये जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा था उस पाथ को हम नाम देते हैं ऑर्बिट, लेकिन इसके अंदर भी एक रीजन होगा, उस रीजन को हम ऑर्बिटल कहेंगे। तो ऑर्बिट ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यह क्लियर हुआ मेरा प्यारा बच्चा कि सेल क्या होता है। आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि किसी भी एटम के अंदर कई तरीके के सेल होते हैं। न्यूक्लियस जब की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के पास जो सेल होगा उसे हम के सेल बोलेंगे, फिर एल सेल आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कलर चेंज कर दे रहा बेटा। मैंने आपसे ये कहा कि यहां पर आपके सामने पहले के सेल आ जाएगा, फिर एल सेल आ जाएगा, फिर एम सेल आ जाएगा, फिर एन सेल आ जाएगा। तो ये हो गया सेल। एटम के अंदर कुछ स्पेरिकल रीजन हो गए जिन्हें सेल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो सेल समझ में आ गया कि सेल भाई किस तरीके के होते होंगे, के एल एम एन ऐसे सेल होता होगा। सेल के अंदर एक रीजन होता है जिसे आप जानते हो किस नाम से, सबसेल के नाम से जानते हो। अब सबसेल कैसे होते होंगे, सबसेल होता है एस पी डी एंड एफ, ये सब क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, सबसेल। सबसेल के अंदर भी एक रीजन होता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब कई बच्चों को तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर एस सबसेल है कि एस ऑर्बिटल है। ये बड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे समझ में आ जाए। अब तुम जब एस सबसेल की बात करोगे तो एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है बस, केवल। जब हम पी सबसेल की बात करते हैं तो पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल का मतलब एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। ये बिल्कुल वैसे समझ के चलो जैसे मैं सबसेल को एक घर बोलूं। घर कई तरीके के होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही कमरा होता है, एक ही रूम होता है, तो उसे तुम चाहे घर कहो, उसे चाहे तुम रूम कहो। मेरी चीज क्लियर है ना भाई, एक घर है, उस घर में केवल एक ही रूम है, वही घर ही है, तो उसे तुम चाहे घर कहो चाहे उसे रूम कहो। यही चीज एस के साथ हो जाता है। एस एक सबसेल का नाम है, एस एक सबसेल का नाम है, लेकिन इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। एक ही ऑर्बिटल होने के कारण इसको हम चाहे सबसेल कहें चाहे ऑर्बिटल कहें, एक ही चीज निकल के आ जाती है। दूसरी चीज, जो पी सबसेल होता है उस पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। समझिएगा, पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है और एक पी जेड होता है। ये 3 ऑर्बिटल हो गए किसके अंदर, पी सबसेल के अंदर। वैसे ही डी सबसेल आता है। डी सबसेल के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। थोड़ा बड़ा घर हो गया, उस बड़े घर में मान के चलो कि भाई 5 रूम है। वो कौन कौन से, एक हो गया जिसे कहते हैं डी एक्स वाई, एक हो गया जिसे कहते हैं डी वाई जेड, एक हो गया जिसे हम कहते हैं डी एक्स जेड, एक हो गया जिसे हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर। ये टोटल मेरा प्यारा बच्चा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसके अंदर, डी सबसेल के अंदर। अब देखिए, पहले कंफ्यूजन अपने दिमाग में बिल्कुल हटा दीजिए। एक हो गया एटम, उस एटम के अंदर सेल होते हैं कई तरीके के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। सेल के अंदर सबसेल होते हैं। सबसेल कितने तरीके के होते हैं, एस पी डी और एफ। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी सेल है तो उसके अंदर एस होगा तो तीसरे में एस नहीं होगा, ना ना।
हर हर एक सेल का अपना एसपीडीएफ होता है। देखिए देखिए, जैसे इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। एक नियम समझ लो, यहां पर क्या नियम है। नियम यह है कि अगर वो पहला सेल होगा, जिसे तुम के सेल भी कहते हो 9th-10th की भाषा में, तो उसके अंदर केवल एक ही सब सेल होगा और वो एस होगा बस। जो सेकंड सेल होता है, उस सेकंड सेल के अंदर उसका नियम क्या है, उसके अंदर दो सब सेल होंगी, एस सब सेल होगी और पी सब सेल होगा। थर्ड जो सेल है, उस थर्ड सेल के अंदर तीन सब सेल होंगे। कौन कौन से? एस होगा, पी होगा, डी होगा। कैसे होते हैं, देखने में क्या होता है, ये अभी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी बस मान के चलो कि ऐसे होते हैं कुछ। अगर मैं फोर्थ सेल की बात करूं, तो फोर्थ सेल में चार सब सेल होंगे। क्या आएंगे? एस, पी, डी, एफ। पांचवा होगा तो पांच हो जाएंगे, एंड सो ऑन, जी, एच, ऐसे करके जाता रहेगा। अब प्यारा बेटा, जब एफ के बाद तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनका जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एफ तक में ही पूरा कवर हो जाता है। इसीलिए जब मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं तो केवल चार ही ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ, केवल इतने ही ब्लॉक होते हैं। जबकि आप बनाने के लिए सबसे और आगे भी जा सकते हो एफ के बाद भी, लेकिन उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात नंबर एक, यहां से एक नियम निकल के आ गया। क्या नियम निकल के आ गया? कि जो नंबर ऑफ सबसेल होते हैं, नंबर ऑफ सबसेल जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं मेरा प्यारा बेटा? वो होते हैं नंबर ऑफ सेल के। जो भी सेल नंबर होगा उसी के बराबर उसके अंदर सबसेल होगा। कोई ऐसे रैंडमली पूछ ले कि फोर्थ सेल के अंदर कितनी सबसेल हैं, तो कहोगे चार सबसेल, एसपीडीएफ। कोई कहे थर्ड सेल के अंदर कितनी सबसेल है, तीन सबसेल हैं, एसपीडी केवल। सेकंड सेल के अंदर कितनी सबसेल होंगी, दो, एस और पी। और फर्स्ट सेल के अंदर कितना होगा, केवल एक ही होगा। अब धीरे धीरे चीजें आपको और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। अभी के लेवल में बस इतना समझ में आया कि एटम के अंदर सेल होते हैं, के एल एम एन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा सेल। सेल के अंदर रीजन होता है जिसे सबसेल कहते हैं, एसपीडीएफ के फॉर्मेट में। हर सेल के अंदर कई तरीके के सबसेल होते हैं। जो भी सेल नंबर है उतने तरीके के सबसेल होंगे उसके अंदर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर थर्ड सेल की बात करो तो थर्ड सेल के अंदर एस होगा, पी होगा, डी होगा। इसीलिए मैं उसको 3s 3p 3d बोलूंगा। 3s 3p 3d का मतलब क्या? थर्ड सेल का एस सबसेल, थर्ड सेल का पी सबसेल, थर्ड सेल का डी सबसेल। और अगर यहीं पे मैं फोर्थ की बात करता तो उसके अंदर चार हो जाते, 4s 4p 4d और f भी आ जाता इसके अंदर, क्योंकि चार सबसेल होते हैं। तो तुम देख रहे हो एस सबसेल पहले के अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है, तीसरे सेल के अंदर भी है, चौथे सेल के अंदर भी है। लेकिन फिर उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सेल नंबर आगे लिख के। अगर 3s लिखा है तो इसका पता मतलब यह हुआ कि जो वो एस सबसेल है वो किसका है, थर्ड सेल का है। 4s लिखा है, इसका मतलब वो जो सबसेल है वो किसका किसका है, फोर्थ सेल का है। ये एक आइडिया आपको लग जाएगा। अब थोड़ा सा हम ये क्लियरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार सबसेल होते कैसे हैं। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल हमने सिखाए कि एस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर जो होते हैं वो तीन होते हैं, डी के अंदर जो होते हैं वो पांच होते हैं। चले इन्हीं चीजों को थोड़ा और अच्छे से एलोबरेटेड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ये तो कहानी सेल के बारे में थी। अब आ जाओ तुम सबसेल। सबसेल मैंने क्या कहा था? हमने कहा था सबसेल के अंदर ऑर्बिटल भी पाए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर लिखा हूं, आप इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है एग्जांपल? मैंने आपसे बोला कि ये सेकंड सेल है, ये है सेकंड सेल। कौन से नंबर की सेल है? सेकंड सेल। इट इज द सेकंड नंबर ऑफ सेल। अब इस सेकंड सेल के अंदर दो सबसेल हैं। कौन कौन से दो सबसेल हैं? देखो, एक एस सबसेल है, एक कौन सी सबसेल है? ये एस सबसेल है, एस सबसेल है। और कौन सी सबसेल है? पी सबसेल है। और ये पूरा का पूरा जो है इसे तुम क्या कहोगे? इसे कहोगे सेल। इसे क्या कहोगे? सेल। 2s 2s मतलब सॉरी 2s नहीं, टू सेकंड सेल। सेकंड सेल के अंदर दो सबसेल हैं, एक हो गया s और एक हो गया p। s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता था तो एक ही ऑर्बिटल है, और p के अंदर देखो कितने ऑर्बिटल हैं, p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? टोटल 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसका? सबसेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेल के अंदर कुछ सबसेल होता है। चलिए अब आगे देखिएगा। आगे जब हम बात करते हैं तो हमको अलग अलग ऑर्बिटल का शेप याद होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। मैं देखा हूं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम ड्रॉ करके दिखाओ पी सबसेल के ऑर्बिटल को ड्रॉ करके दिखाओ, डी सबसेल के ऑर्बिटल को ड्रॉ करके दिखाओ। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए कैसे।
सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर बात करूं s ऑर्बिटल की, मैं पहले ही बोल चुका हूं, चाहे तुम इसे s सबसेल कहो चाहे s ऑर्बिटल कहो। क्या कोई बता सकता है कि मैं s सबसेल और s ऑर्बिटल दोनों वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? s सबसेल भी बोल सकता हूं, s ऑर्बिटल भी बोल, हाँ एक ही है। बिल्कुल सही श्रेया, क्योंकि उस सबसेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, तो तुम उसे चाहे ऑर्बिटल बोलो चाहे उसे सबसेल बोलो, तो हम इसे एस ऑर्बिटल भी कह रहे हैं, एस सबसेल भी कह रहे हैं। अब एस ऑर्बिटल या एस सबसेल जो होता है, इसका शेप कैसा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका शेप कैसा होता है मेरा प्यारा बच्चा, स्पेरिकल होता है। अगर मैं इसे एक्सिस मानूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानूं, तो इसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल। ये सर्कुलर नहीं है, सर्किल मत मानना, इसीलिए देखिए हमने इमेज दे रखी है, स्पेरिकल शेप में होता है एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का तो डायग्राम सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। चलिए हम आते हैं थोड़ा सा पी वाले के अंदर। अगर तुम पी सबसेल की बात करो तो ये डंबल शेप का होता है। कोई तुमसे पूछे कि कौन से ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, तो तुम कहोगे पी और डी। डी भी डंबल शेप के होते हैं। अब यहां पर डंबल शेप का मतलब, जैसे कुछ लोग अगर जिम जाते होंगे तो देखते होंगे कुछ ऐसा ही डंबल शेप होता है, ठीक। इनमें से जो ये एक हिस्सा निकला है इसे लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, लोब्स। अब उसमें अगर तुम साइन देना चाहते हो, कोई भी साइन देना चाहते हो, तो किसी एक को पॉजिटिव लोब कह दो, किसी एक को नेगेटिव लोब कह दो। अब इनका डायग्राम कैसे बनाओगे, मुद्दा यह है कि इनका डायग्राम बनाओगे कैसे, ये थोड़ा दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, थोड़ा समझिएगा। जब इनके डायग्राम आते हैं एग्जाम में, प्यारा बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, मैंने कहा जब इनके डायग्राम आते हैं एग्जाम में तो बनाओगे कैसे डायग्राम। डायग्राम तुमको दिख रहा होगा, सिंगल डंबल टाइप का है। तो जैसे माना तुम्हें पीएक्स बनाना हो या पीवाई बनाना हो, तो जैसे ये पीएक्स है, अच्छा ये पीएक्स बनाएंगे कैसे, तो एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना लो। तो एक्सिस आपके सामने है, ये वाई एक्सिस मान लिया, ये जेड एक्सिस मान लिया, और ये जो है ये क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। ये जो डंबल होता है, ये ऐसे डंबल शेप का तुम बनाओगे, ऐसे डंबल शेप का बनाओगे, और इसका जो लोब की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ रखोगे, वो एक्स एक्सिस की तरफ रखोगे। ये जो हो गया पी सबसेल हो गया। वहीं पे पीएक्स हो गया। वहीं पे अगर मैं पीवाई की बात करूं तो पीवाई कैसे बनाओगे, तो इसमें जो इसके लोब होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं, वाई एक्सिस की तरफ होते हैं। इसके लोब किसकी तरफ होते हैं, वाई एक्सिस की तरफ होते हैं। तो ये पीवाई बन गया। और जो पीजेड होता है, पीजेड वाले का शेप कैसा होता है, पीजेड वाले का शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो तीनों बना ले जाओगे, मतलब कोई कठिन नहीं है। आप ऐसे सीधे करोगे क्या, सीधे ऐसे एक्सिस बनाओगे, 3 एक्सिस बना दिया, ठीक। अब एक्स एक्सिस बनाना है तो जैसे एक्स वाई, अगर माना तुम 3 नहीं दिखाना चाहते हो एक्सिस, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे बना दिया, एक एग्जांपल के तौर पे तुमने, फॉर एग्जांपल। अब माना तुम्हें बनाना है पीएक्स, थोड़ा समझिएगा, यहां जल्दी समझा दे रहा हूं। माना पीएक्स बनाना है तो सिंगल डंबल एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, पीवाई बनाना है तो सिंगल डंबल वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा, और पीजेड बनाना है तो जेड एक्सिस की तरफ हो जाएगा। तो एक एक्सिस मानना पड़ेगा ये जेड। तो ये शेप बना ले जाओगे, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं। ये जो तुम बना रहे हो ना ऑर्बिटल, इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड देके ये मत समझना कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हम देखते हैं बच्चे बुक में डायग्राम देखते हैं, ऐसे डायग्राम बना हुआ है और देखते हैं इसमें छोटे छोटे बहुत सारे डॉट बने हैं, वो कंफ्यूज होने लगते हैं, यार इतने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे। भाई एक सोडियम की बात कर लो तो सोडियम में तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें अलग अलग सेल सबसेल हो गई, एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किताबों में जब हम डायग्राम देखते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे डॉट जो बने हुए हैं ऑर्बिटल के डायग्राम में, वो क्या है फिर, वो इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या कहना चाहता हूं, मतलब तुम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर मैंने ये रीजन बनाया, एक एग्जांपल के तौर पे, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये रीजन बनाया, समझो। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर केवल 2 ही होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं उस पूरे रीजन के अंदर। अब कहां पे है कोई पता नहीं, कहां पे है ये कोई पता नहीं, कभी भी मूवमेंट करके किसी भी जगह पे हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि अगर माना कोई आपके होने की पॉसिबिलिटी को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, तो आप ज्यादातर कहां दिखोगे, अधिकतर डॉट तो वहां दिखेंगे जहां आपका घर है, उस रीजन में, या जहां स्कूल था वहां पर आपको डॉट दिखेंगे, या जिस शॉप पे तुम जाते होगे वहां पे डॉट दिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक रीजन है जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इतने डॉट जब बने देखना, तो उससे कंफ्यूज मत होने लगना कि यार इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या ऑर्बिटल के अंदर, ना। एक ऑर्बिटल के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इन वन ऑर्बिटल,
वो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, केवल और केवल 2। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, इसको लेके कभी भूलिएगा ही नहीं, केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब डायग्राम कैसे बनना है, अगर px बनाना है तो एक्स एक्सिस की तरफ लोब करो, py बनाना है तो y एक्सिस की तरफ लोब करो, pz बनाना है तो z एक्सिस की तरफ लोब करो। 3D में आपको पता है कि ये लोब किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, ये भी आपको कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये तो तुम समझ गए। अब आगे हम डी पे। अब डी वाला तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें डबल डंबल होता है, डबल डंबल शेप होता है। देखिए किसी भी एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, भाई हम माना एक सबसेल की बात कर लें, तो उस सबसेल के अंदर जैसे डी सबसेल की तुम बात करो तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो पांचों को अगर एक साथ देखो तो एक साथ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक साथ कुछ ऐसा दिखता है। डी डी में से 5 कौन कौन होते हैं, एक डी एक्स वाई, एक डी वाई जेड, एक डी एक्स जेड, एक डी एक्स स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस नहीं बोलोगे इसको, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ऐसे पढ़ोगे। अब इनके शेप कैसे बनाओगे, हाउ विल यू ड्रॉ द शेप ऑफ दिस ऑर्बिटल्स। अब इनको देखो, जब शेप बनाने चले तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप कुछ मत करो, आप केवल एक्सेस बना लो। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर एक वैकेंट पेज ले लेता हूं, उस पर बनाता हूं, फिर इस पे आता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए देखता हूं, यहां पर है वैकेंट शेप, ठीक, यहां पर बनाता हूं। देखो यहां पर मैं सारे बनाता हूं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। हमने सबसे पहले बनाया था कौन सा, एस सबसेल। चलिए भैया एस सबसेल के लिए तो कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है, ये एस सबसेल बनाया। एस सबसेल को जब देखा तो एस सबसेल था कैसा, स्पेरिकल शेप का, तो हमने एक स्पेयर ड्रॉ कर दिया और एस सबसेल कुछ इस तरीके से बन गया। ओके जी, ये क्या हो गया, एस सबसेल या एस ऑर्बिटल हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे चलते हैं, अब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे कौन सा मेरा पैरा बचा, पी सबसेल ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं, कोई बताएगा पी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हमने बताए थे, किसी को पता है? हाँ 3 ऑर्बिटल हमने बताए थे, किसी को नाम उनके पता है कौन कौन से 3 ऑर्बिटल बताए थे हमने? वेरी गुड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये 3 ऑर्बिटल हमने बताए थे। कुछ बातें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं आप इन चीजों को रियलिटी और ईमानदारी के साथ मेहनत करना, क्योंकि हुआ क्या है कि 10 तक बिल्कुल छोटी मोटी चीजें पढ़ते थे तुम लोग, रियलिटी अभी तुम लोगों ने देखा नहीं है कि कंपटीशन होता कितना है। क्लास 11 में जब तुम जाते थे पहले टेस्ट में पता लगा 20 नंबर का टेस्ट हुआ, 1 नंबर आता था, 2 नंबर आता था, फिर 2-3 टेस्ट के बाद फिर आपकी आंखें खुलती थी कि यार अब हमको पढ़ना है। तो पहले 10th के जोन से तो प्यारा बेटा निकल जाओ। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज होती है, बहुत कोई तुमको डरा रहा है, टीचर डरा नहीं रहा है, बट हर एक चीज का लेवल होता है। तुम जब गेम भी खेलते हो तो गेम में लेवल्स नहीं होते हैं अलग अलग, भाई पहले लेवल पे हो, फिर दूसरे लेवल पे हो, फिर तीसरे लेवल पे हो, आपकी पढ़ने की क्षमता, एक्यूरेसी सब कुछ है। आप पहले लेवल के अकॉर्डिंग अगर चौथा लेवल का गेम खोलोगे तो कभी जीत ही नहीं पाओगे। लगभग कुछ ऐसा ही यहां पर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके साथ हम हर समय हंसी मजाक करते रहें, बिल्कुल किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर सिलेबस कवरिंग ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि थोड़ी थोड़ी रीडिंग की हैबिट डालना शुरू करो, चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। बाकी मैं नोट्स आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा, ध्यान दीजिए। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है और एक पी जेड होता है। तो चलिए मैं इसको बना देता हूं, मैंने ये 3 ऑर्बिटल यहां पर बनाए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, फिर मैं इनका शेप पे आ जाऊंगा। अब बनाओगे कैसे, जब पी एक्स बनाना तो पहले एक्स वाई एक्सिस बना लो। यहां पर क्या बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पर क्या बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कौन कौन से बनाने जा रहे हैं, पी एक्स, और कौन सा बनाने जा रहे हैं, पी वाई, और कौन सा बनाने जा रहे हैं, पी जेड। क्योंकि यहां पर जेड एक्सिस आ जाएगा तो क्यों ना जेड एक्सिस भी रिप्रेजेंट कर दो। शेप अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका था, कोई बहुत कठिन शेप नहीं थे। पी एक्स में आपके जो लोब होंगे सिंगल डंबल होता है, एक्स एक्सिस की तरफ होता है। पी वाई में किस तरफ होता है, वाई एक्सिस की तरफ होता है। पी जेड में जो लोब होता है वो किधर होता है, जेड एक्सिस की तरफ होता है। बन गया शेप। अब आ जाओ, क्यों ना हम आप पढ़ ले डी सबसेल पे पढ़ लेते हैं। तो जो डी सबसेल होता है, इस डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5 होते हैं। अब इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कौन कौन से 5 होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं डी एक्स वाई, पहला होता है जिसे हम कहते हैं डी एक्स वाई। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं डी वाई जेड,
तो एक वाई एक्सिस बना दे रहे हैं, एक जेड एक्सिस बना दे रहे हैं, सारे नहीं बनाना है। देखिए तीनों एक्सिस बनाओगे तो थोड़ा सा डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए तीनों बनाने की जरूरत ही नहीं। यहीं पे अगला अगर हम बात करें तो एक हो जाता है डी एक्स जेड, तो यहाँ एक्स बना लो, यहाँ पर जेड बना लो, ठीक। फिर यहीं पे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स बना लिया, वाई बना लिया, नाम से ही पता चल जाता है कौन कौन बनाने हैं। देखिए कौन सी एक्सिस बनाना है वो नाम से पता चल जाता है। डी एक्स वाई बनाना है तो एक्स और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करो, डी वाई जेड बनाना है तो वाई और जेड, डी एक्स जेड बनाना है एक्स और जेड। यहीं पे लास्ट जो होता है वो होता है डी जेड स्क्वायर, लास्ट जो होता है वो डी जेड स्क्वायर है। अब जेड स्क्वायर है तो जेड एक्सिस तो बनानी ही पड़ेगी, बाकी तुम चाहे जो बना लो, चाहे एक्स लिखो चाहे वाई लिखो, डजंट मैटर। पहले तो इतनी हिंट दिमाग में रखो कि सर ने डी वाला बनाना सिखाया था, तो डी एक्स वाई बनाना है तो एक्स वाई एक्सिस, डी वाई जेड बनाना है तो डी वाई जेड वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, वाई और जेड एक्सिस, डी एक्स जेड में क्या करना पड़ेगा, एक्स और जेड एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, डी जेड स्क्वायर में जेड तो होना ही चाहिए। ये 5 हो गए। अब इनके शेप देखो, ये डबल डंबल के होते हैं। डबल डंबल शेप का मतलब क्या है, दो डंबल होते हैं। शुरू के जो 3 होते हैं उनमें जो उनका नाम है उन एक्सिस के बीच में डंबल होते हैं। एक्स वाई है ना, तो 2 डबल डंबल जो होंगे वो इनके बीच में होंगे, इनके बीच में होंगे। सिमेट्रिकल होता है, हमारा सिमेट्रिकल बना नहीं इसलिए परेशान मत होना। डी वाई जेड है तो इसके जो डबल डंबल होंगे वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। इनको ड्रॉ करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। डी एक्स जेड जो होते हैं इनके जो लोब होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसमें बीच में नहीं होंगे, उसके अलोंग में होंगे। अलोंग का मतलब एक्स वाई स्क्वायर है तो डबल डंबल ही रहेगा, लेकिन डबल डंबल जो होता है वो इसके अलोंग में होते हैं। डी जेड स्क्वायर में सिंगल डंबल होता है। अब देखो ये ऑब्जर्व किए गए एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे, ये कोई रूल नहीं है कि सर बाकी समय 2 बने थे तो यहां पर भी 2 बनने होने चाहिए थे। इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ऐसे एक सर्किल बना देते हैं, इसको नोडल प्लेन बोलते हैं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी आप शेप को बनाना, उनको समझना, इतना पे खाली ध्यान दो। एस सबसेल में केवल एक ही था एस ऑर्बिटल, पी में 3 थे, कौन कौन से थे, पी एक्स थे, पी वाई थे, पी जेड थे, डी में 5 हो गए। ये इतने ऑर्बिटल लिखिए आपको समझाए गए, पहली बात। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलता हूं, मैं देखा हूं कि कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्कूलों में। क्या पूछा जाता है, पहला पॉइंट, अभी तो इस डिफिनेशन पे हमें आ ही नहीं रहे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिख लो। वो नोट करके पॉइंट ये है कि एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एस ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल। वो क्या होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सर इस बात का क्या मतलब है कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं? तुम किसी भी ऑर्बिटल को देखो, वो कोई ना कोई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, आप इसको देखो तो देखो ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको देखो तो ये वाई एक्सिस की तरफ एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जेड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप इस पेन की बात करो तो ये भी डायरेक्शनल है। क्यों डायरेक्शनल है, क्योंकि जिधर तुम जा रहे हो कोई ना कोई वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब तुम एक स्पेयर ला के रख दो, क्या स्पेयर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है? नहीं। आप ये नहीं कहोगे कि ये स्पेयर जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, वो हर तरफ है। तो इसीलिए जो एस ऑर्बिटल होते हैं, इन एस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कहते हैं। 1 नंबर में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि आप उस ऑर्बिटल का नाम लिख के बताइए जो कि नॉन डायरेक्शनल होता है, तो आप क्या लिखोगे कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज, यहां तक की बातें तो पढ़ लिया। अब एक हेडिंग और देख लो, यहां पर जो दिख रहा है तुमको, वो क्या है, इट इज द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये दूसरी डिफिनेशन है, डिफिनेशन नंबर 2। एक क्वेश्चन देखो हमने यहां पर बताया, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हो इसे। व्हाट आर द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ध्यान रखिएगा, जिनकी एनर्जी सेम होती है। सर किनकी एनर्जी सेम होती है? किसी भी एक सेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, किसी भी सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी सेम मानी जाती है। जैसे तुम ये इन तीनों की बात करो तो इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए इन तीनों को हम क्या कहेंगे, इन तीनों को कहेंगे हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेकिन उसमें भी एक बात याद रखना, ये मत करने लगना कि 2px 3px के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है कि एक ही सबसेल के जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। जैसे ये डी के 5 हैं, इन पांचों की एनर्जी जो होगी वो पांचों की एनर्जी आपस में सेम होगी। अब इन पांचों की एनर्जी सेम है तो ये डी जनरेटेड हो गए। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, एंड डी जेड स्क्वायर। इन पांचों की एनर्जी मेरा प्यारा बच्चा क्या होती है? सेम, इसलिए इनको डी जनरेटेड बोलते हैं। या फिर तुम कहो पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो होते हैं इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इसीलिए भी इनको डी जनरेटेड बोलते हैं। ये एक तरीका हो गया कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते किसे हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां पर हैं, इस एक पेज पे तुम 3 क्वेश्चन देख रहे हो। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको ऑर्बिटल बनाने के डायग्राम का क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा ऑर्बिटल जो नॉन डायरेक्शनल होता है? आप डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करो। तो ये 3 डेफिनेशन यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक में मुझे लगता है कोई डाउट नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। जरा इनके शेप को फिर से समझ लेते हैं, इनके शेप को फिर से समझ लेते हैं। पी वाले तो समझ गए थे, ये देखो ये डी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में है लोब, ये लोब जो है वाई और जेड के बीच में है। इनके जो लोब है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स हो गया ये जेड हो गया, इनके बीच में है। इसमें अलोंग में होते हैं, अलोंग का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग में रहेंगे। मैं इसको रिप्रेजेंट भी कर दूं जिससे थोड़ा समझ में भी आ जाए। क्या रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, थोड़ा समझिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डी एक्स वाई है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में रहेंगे लोग। इसमें वाई जेड के बीच में रहेंगे, ये वाई और जेड हो गया। ये डी एक्स जेड है तो ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, इनके बीच में रहेंगे लोग। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया तो ये एक्स हो गया और ये फिर वाई मानोगे, क्योंकि वाई के अलोंग होते हैं ना, तो ये आपको आइडिया लगा होना चाहिए। फिलहाल शेप तो हमने अलग से बताए थे, आप बना ले जाओगे। और ये डी जेड स्क्वायर था। यहां पर एफ ऑर्बिटल तुम लोग देख रहे होगे, ये जो ऑर्बिटल है वो एफ ऑर्बिटल्स है। एफ ऑर्बिटल के शेप यहां पर देख तो रहे हो, लेकिन ना तो एफ ऑर्बिटल तुमको कभी बनाने के लिए आता है, ना आप अपनी बुक में या रेफरेंस में इनके डायग्राम ज्यादातर बने देखोगे। कारण यह है कि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको 2D में रिप्रेजेंट करना भी थोड़ा कठिन होता है। इसलिए एफ ऑर्बिटल को हम अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नहीं बना पाते हैं कॉपी में। इसलिए एफ ऑर्बिटल के बारे में कोई भी डिस्कशन शेप को लेकर नहीं किया जाता है। इवन आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करो या कहीं भी बात करो तो एफ ऑर्बिटल के शेप का जो हिस्सा है वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन चूंकि एफ सबसेल होते हैं, और कितने होते हैं? 7, डी में 5, पी में 3 और एस एफ में कितने होते हैं? 7। तो ये 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन मैं इनको बना नहीं रहा हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल भी पढ़ लिया। अब यहां पर थोड़ा जरा देखिए, एक डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप थोड़ा डिफरेंस बताइए, किसके बीच में डिफरेंस बताना है? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बीच में। मैं कितनी बार बोला हूं कि भैया ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और वो कैसा होता है? 2D। इट इज अ 2D। ये 2D सर्कुलर पाथ होता है, एक 2 डायमेंशनल पाथ है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है, चारों तरफ नहीं, जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ये 3D कॉन्सेप्ट है। देखो ये 3 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। स्पेस का मतलब ये रीजन है, वो पाथ था, ये एक रीजन है, 3D रीजन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम का मतलब अप टू 90%, मतलब हम सर्च करने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां पे मिल जाएगा। पहला डिफरेंस, डिफरेंस पहला डिफरेंस हो गया, मतलब जो डिफिनेशन है वही उनका डिफरेंस हो गया कि ये जो ऑर्बिट होते हैं वो एक 2D पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। चलिए अगला। हाँ, ऑर्बिट और सेल एक बड़ा रीजन हो गया। जैसा ये डिफरेंस बिल्कुल वैसा हो गया, इंडिया हो गया, यूपी हो गया और लखनऊ हो गया। अब लखनऊ में जो रूट है, जो रोड है, वो रोड एक पाथ है जिसपे तुम चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन हो, तुम अपने को अगर इलेक्ट्रॉन मानो, एज ए इलेक्ट्रॉन मानो, तो तुम उस पाथ पे चल रहे हो ना, तो वो पाथ क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। क्या हम ऑर्बिट और रीजन को एक ही चीज कहेंगे ना? नहीं कह सकते। एक्चुअली ऑर्बिटल के अंदर जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिटल के अंदर कह सकते हो वो पाथ होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है हम उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कह सकते हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा।
अगली चीज ध्यान दो, अगली चीज क्या है कि ये ऑर्बिट जो होता है ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेनर मोशन का मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर प्लेन में रिवॉल्व करता है। ये 3D कॉन्सेप्ट पे नहीं काम करता है, इट इज नॉट बिलोंग ऑन 3D कॉन्सेप्ट, ये 3D कॉन्सेप्ट पे काम ही नहीं करता है। ये ऐसे मान सकते हो कि अगर ये न्यूक्लियस है बीच में ये न्यूक्लियस है तो एक प्लेन के एक क्रॉस माना जाएगा। 2D तभी तो बनता है। माना ये सर्कुलर अगर होता तो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता तो हम ऐसे बोलते एज पर प्लेन। तो यहां पर इनका जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में वो एक प्लेनर मोशन होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो 3D मोशन माना जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। देखिए हर एक चीज को ऑब्जर्व करने का कॉन्सेप्ट अलग है। हम अगर माना ये कहें कि तुम ऑब्जर्व किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, हम माना कहें एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक। अब एरोप्लेन को तुम रीजन के हिसाब से देखो, पूरे रीजन के हिसाब से, तो लगेगा यार वो तो 3D के अंदर मूवमेंट कर रहा है, वो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पे तुम चले गए। और तब तुम एरोप्लेन के लाइन में तुम खड़े हो जाओ, एरोप्लेन के लाइन में, तो लगेगा कि एरोप्लेन एक सीध में आ रहा है और वो केवल 1D में मोशन कर रहा है, 1 डायमेंशनल केवल मोशन कर रहा है। थोड़ा ऊपर चला गया तो ऐसे मोशन कर रहा होगा एक लाइन में। तो ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट भी आ जाता है। ऑर्बिट एक 2D पाथ हो जाता है। ऑर्बिटल एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो 3D कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखा जाता है कि उस रीजन में वो 3D तरीके से मूवमेंट कर रहा है। चीजें और धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी जैसे जैसे और एग्जांपल हम देंगे। हाँ बिल्कुल, ऑर्बिटल के अंदर भी होता है, सबसेल के अंदर भी कह सकते हो और सेल के अंदर भी कह सकते हो। अस्मिता आपकी वॉइस, हाँ बोलो। ऑर्बिटल px py pz है ना, हाँ इनके अंदर होंगे ऑर्बिट। अब मैं इसको कैसे बताऊं, इसको समझा रहा हूं, रुक जाओ मैं इसको समझाता हूं, कुछ ऐसे समझो। शायद इसका डायग्राम यहाँ पर था, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला डायग्राम पे आ जाते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम पे आ जाते हैं उससे ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखो, अब यहां पर देखो ये ऑर्बिटल एक रीजन दे दिया, जैसे ये स्पेरिकल शेप का हो गया, ठीक। तो स्पेरिकल शेप का एक रीजन हो गया। यहां पर ये देखो ये एक रीजन हो गया, माना ये पी ऑर्बिटल्स हो गए, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व कर रहा है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन एक पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, किसी ना किसी पाथ पे तो रिवॉल्व कर रहा होगा। तो हम उस 2D पाथ को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे। तो अब हम कैसे बोले, हम कैसे कहें कि वो एस के अंदर है कि पी के अंदर है कि डी के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो एस के अंदर भी जा सकता है, वही पी के अंदर भी जाएगा, वही डी के अंदर भी जाएगा। नहीं समझे, जैसे जैसे मैं बोला थर्ड हमने सेल बोला, थर्ड सेल के अंदर हमने कहा 3 सब सेल होते हैं, 3p 3s 3p एंड 3d। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे थर्ड सेल के अंदर होंगे, उस सेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी जैसे जैसे हम और थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। एक्चुअली चीजों को मिक्स करने से ये एक माइंड में डाउट आ रहा है। ऑर्बिटल एक रीजन हो गया, सबसेल एक रीजन हो गया, जैसे ये सब रीजन है, उसी रीजन में जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर पाथ को हम कहेंगे ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है। ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिटल अलग चीज है, ऑर्बिट अलग चीज है। चलिए अब जैसे जैसे हम अभी और आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डाउट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए परेशान ना हो। जितने भी डाउट मन में आ रहे हैं वो सारे डाउट एक बार मेंटेन करके चलिए दिमाग में, फिर एक जब डाउट क्लास लगाई जाएगी तो उसमें सारे आपके डाउट में फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक। देखो ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर ऐसे सर्किल की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं इनका शेप अलग अलग होता है। देखो एस का अलग था, पी का अलग था, डी का अलग था, तो ऑर्बिटल के शेप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट एक सर्कुलर शेप ही बोलेंगे केवल, ठीक। ये भी एक डिफरेंस है। ऑर्बिट जो होते हैं इनके अंदर कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ऑर्बिट जो होते हैं दे आर डायरेक्शनल, वो तो एक सर्किल में मूवमेंट कर रहे हैं तो हम उसकी कोई डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। ऑर्बिट का कोई डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन एक ऐसा होता था जो नहीं होता था, कौन, एक्सेप्ट एस। एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सबके सब डायरेक्शनल होते हैं। हम कहेंगे कि ये रीजन एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा बिलोंग कर रहा है, ये रीजन पी एक्सिस की तरफ ज्यादा बिलोंग कर रहा है। आप ऐसे समझो। चले अभी इतनी ही चीज ध्यान रखो, नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे की चीज देखो,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाई 2n²। इसको कैसे दिया जाता है, 2n² के थ्रू दिया जाता है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसको 2n² से देते हैं। आगे चलकर हम इसका फॉर्मूला यूज करना सिखाएंगे। और किसी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने पहले बताया था कि मैक्सिमम केवल 2 ही होते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो ये अभी आगे चल के फॉर्मूला आएंगे, जब क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे तब मैं इसको प्रॉपर बताऊंगा कि वैल्यू रखे। डिफरेंस वाली चीज उतनी कठिन नहीं थी, आराम से तुम डिफरेंस 2-3 याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब हमारे सामने एक और टॉपिक आया है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से। एक्चुअली हाँ बोलो बेटा। सर उसमें आपने बताया कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट में 2n² होते हैं, लेकिन ऑर्बिट तो ऑर्बिटल के अंदर होता है। ना यही तो बेटा कंफ्यूज हुआ है। हमने ये बोला कि एक जो पाथ है वो पाथ कई जगह से गुजर के निकलता होगा भाई। जैसे अगर हम कहें कि एक कोई हाईवे की रोड तुम मान के चलो, एक एग्जांपल के तौर पे, तो हाईवे की रोड ये लखनऊ से भी पास हो रही है, फिर वो दूसरे एरिया में भी जा रही है। हो सकता है कि वही रोड दूसरे राज्य से भी पास होकर निकले। समझ रहे हो मेरा बच्चा, मिक्स रहा कहना क्या चाह रहा हूं। वो जो रोड है, एक बड़ी सी रोड, एक मान के चलो कि कोई बहुत बड़ी सी रोड है जो लगभग 3-4 स्टेट को क्रॉस होकर जा रही है, तो वो लखनऊ से के भी पास होकर निकल रही है, फिर वो बगल वाले उसमें से भी पास हो रही है एरिया से, फिर वो माना दूसरे रीजन से भी पास हो रही है, मे भी राजस्थान से भी पास होकर निकले और भी कहीं से पास होकर निकले। तो एक जो पर्टिकुलर पाथ है, उस पाथ पे क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। वो एक रोड कह सकते हो तुम, एक इमेजिनरी पाथ बोल सकते हो उसे, ऑर्बिट हमने कहा। लेकिन क्या मैं ये कहूं कि वो रोड ऑर्बिटल के अंदर है, मतलब लखनऊ के अंदर है, ये गलत कॉन्सेप्ट है क्या, सही है क्या? वो रोड मतलब वो जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है वो ऑर्बिटल के अंदर भी होगा, सेल के अंदर भी होगा, सबसेल के अंदर भी होगा। अब सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल है, तो जो पाथ निकलेगा वो पाथ सबसे गुजर के निकलेगा ना, वो ऑर्बिट के अंदर भी होगा पाथ, और वो पाथ और बड़ा होगा। ये नहीं कि वो केवल ऑर्बिट के अंदर ही रहता है, ऐसा नहीं, ऑर्बिट के अंदर नहीं रिवॉल्व करता। इलेक्ट्रॉन भी मतलब अलग अलग ऑर्बिट में भी ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट से निकल के उस पाथ की अगर बात करें ना, तो दूसरे से भी गुजर के निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों का डाउट समझ पा रहा हूं कि क्या आप पूछना चाह रहे हो। इस चीज को लेकर मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक 3D व्यू ज्यादा अच्छे से मुझे मिल जाए जो मैं रिप्रेजेंट करूं, जिससे डाउट आप लोगों की क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करने के लिए टाइम चाहिए होगा, जिससे मैं उसको 3D वाली चीज आपको 2D में रिप्रेजेंट कर पाऊं, समझा पाऊं। तो इसके लिए थोड़ा मुझे समय चाहिए होगा खाली। अब हमारे सामने एक थोड़ा सा कठिन टॉपिक आया है, इसे हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन मैं चाहूंगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूं। आज आप लोग केवल पहले क्या करिए कि रफ कॉपी निकालिए और इनके थोड़े से शेप जो है वो ड्रॉ करके दिखाइए। ठीक, बाकी मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, फिर मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूं।